नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सफलता के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपके साथ अश्विनी भारद्वाज, और आज हम चर्चा करते हैं भाषा को लेकर के। भाषा होती क्या है? देखो देखो भाषा, अगर मैं आपसे सिंपल शब्दों में कहूँ कि भाषा है क्या, तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि अगर एक छोटा सा कोई व्यक्ति हो या सामने बहुत सारे अनेक व्यक्ति हों, जब एक व्यक्ति हो या अनेक व्यक्ति हो और सामने भी एक या अनेक व्यक्ति हो, जब उन दोनों के बीच में जो आपसी संवाद होता है वो किसी ना किसी साधन के द्वारा होगा या किसी ना किसी माध्यम के द्वारा होगा। मैं इस बात को यूं कहूं कि भाई एक या अनेक व्यक्ति मेरे सामने इधर है, एक या अनेक व्यक्ति मेरे सामने इधर है। अब ये व्यक्ति अपनी बात को इस व्यक्ति तक पहुंचाना चाह रहा है, तो वो किसी ना किसी साधन का प्रयोग करेगा या किसी ना किसी माध्यम का प्रयोग करेगा, और जिस साधन या माध्यम का प्रयोग करेगा उसी का नाम मेरे भाई क्या है? भाषा। बात समझ पाए मेरी बात को? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब दो लोगों के बीच में कोई वार्तालाप होती है वो किसी ना किसी माध्यम से होती है, और जो माध्यम या साधन होता है वह क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। जैसे मैं अपनी बात को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और आप अपनी बात मेरे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम लोगों के बीच में अगर कोई वार्तालाप हो रही है तो किसी न किसी साधन के द्वारा हो रही है, किसी न किसी माध्यम के द्वारा हो रही है, और वह साधन या माध्यम क्या होगा? आपका उत्तर होगा साहब भाषा। पहली बात। अब भाषा, यहां से प्रश्न होता क्या है, कैसे कैसे इसका अध्ययन करते हैं? देखो, हिंदी भी भाषा है, संस्कृत भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, सभी भाषाएं, ढेर सारी भाषाएं। उन सभी भाषाओं में हम दो चीजों का अध्ययन करते हैं, समझते हैं। देखो, भाषा जो होती है, भाषा में दो चीज क्या क्या है साहब? देखो, या तो हो सकता है कि उस भाषा का आपको व्याकरण पढ़ने को मिल रहा हो, या फिर ये हो सकता है कि उस भाषा का आपको साहित्य पढ़ने को मिल रहा हो। अब ये दूसरी बात ये होगी साहब, ये व्याकरण और साहित्य क्या होता है? भाई भाषा तो समझ में आ गई, लेकिन व्याकरण और साहित्य क्या होता है इसको समझते हैं। देखो, अच्छा, व्याकरण की बात की जाए, व्याकरण क्या होता है? तो व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम, अर्थात जहां पर शब्दों की व्याकृति बताई जाए, व्याकृति अर्थात शब्दों की उत्पत्ति बताई जाए, कैसे शब्द का निर्माण हुआ है, उसका प्रयोग क्या है, यहां पर ये सब बातें जो बताई जाती हैं वो किस में बताई जाती हैं? व्याकरण में। तो मैं सरल और सिंपल एकदम शब्दों में कहूं तो जिसमें संधि, समास, उपसर्ग, धातु, प्रत्यय सब इत्यादि जो हम पढ़ते हैं वो सब किस में पढ़ते हैं ना? व्याकरण में पढ़ते हैं। साहित्य में क्या पढ़ने को मिलता है? साहित्य में हम पढ़ते हैं जैसे कोई रचनाकार है उसके जीवन परिचय के बारे में, कोई लेखक है, इत्यादि सब जो पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं? साहित्य में। अब मैं आपसे ये कहूं, भाई हमें जो अध्ययन करना है वो किसका करना है? भाषा का। लेकिन भाषा में हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं साहब? व्याकरण। लेकिन व्याकरण को पढ़ने से पहले कुछ बातों को हम जान लें कि भाषा कोई एक शब्द है, और हम जानते हैं कि व्याकरण में शब्दों का निर्माण बहुत अच्छी तरीके से आप जानते होंगे कि कैसे कैसे होता है। यदि मैं आपसे ये कहूं कि इस शब्द के निर्माण में किसी ना किसी प्रत्यय, किसी न किसी धातु का प्रयोग किया गया होगा, तो वह कौन कौन सी धातु या प्रत्यय होगा, इस बात को मैं लेके चर्चा करूंगा। देखो, समझते हैं एक बार। मैंने आपसे कहा कि भाई भाषा शब्द है, भाषा शब्द में, इसको हटाता हूं मैं, भाषा जो शब्द है, भाषा शब्द में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? पहला प्रश्न मेरे भाई ये है आपके साथ कि भाषा जो शब्द है उसका निर्माण किस धातु से हुआ है? तो आपका उत्तर होगा साहब, इसका जो निर्माण हुआ है वो हुआ है किस धातु से? आपका उत्तर होगा साहब भाष धातु से। मेरी बात को ध्यान से समझना, जब भाष धातु आपके सामने ऑप्शन होगा तब दो ऑप्शन आपके सामने सेम दिखाई देंगे। कुछ कुछ आपको लगेगा सेम है, परंतु सेम नहीं होंगे, क्योंकि उसमें हलंत मात्र का प्रयोग रहता है। जिसमें हलंत लग रहा हो वही आपका उत्तर होगा। इस बात को आप ध्यान से समझें, जिसमें आपका हलंत लग रहा होगा वो आपका क्या होगा? उत्तर होगा। अब भास क्या हो गई साहब? भास तो हो गई धातु। अब भास धातु है तो इस भास धातु का कोई ना कोई अर्थ भी होता है। भाई पाणिनि नाम के एक व्यक्ति हैं, और पाणिनि नाम के जो ऋषि थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अष्टाध्यायी। अब अष्टाध्यायी जो पुस्तक लिखी, इस अष्टाध्यायी में उन्होंने कुछ धातु, कुछ प्रत्यय, कुछ गण इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया है।
अर्थात मैं ये कहूं कि अष्टाध्यायी में इन्होंने कुछ धातुएं लिखी हैं और उन धातु का कोई ना कोई अर्थ अवश्य है। ऐसा नहीं है कि बिना अर्थ की कोई धातु हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं बात करता हूं, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो भास धातु है इसका अर्थ क्या होगा। भास धातु का जो अर्थ होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे साहब भास धातु का जो अर्थ होगा वो होगा कहना या बोलना। कहना या बोलना किसका अर्थ होगा भाई, भास धातु का अर्थ होगा। मैंने कहा क्या इसके ऑप्शन प्रश्न कैसे बन सकता है, पहली बात पहली बात मैं आपको बता दूं कि प्रश्न कैसे बन सकता है। कि प्रश्न होगा भास धातु का निम्नलिखित में से अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए कहना, ऑप्शन नंबर बी लिखना, ऑप्शन नंबर सी सुनना, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। तो आपका उत्तर क्या होगा, कहना या बोलना में से कोई एक ऑप्शन आपके सामने होगा। दूसरा प्रश्न कैसे बन सकता है, दूसरा प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि प्रश्न आपसे कहे कि निम्नलिखित में से भास धातु का अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा कहना, ऑप्शन नंबर बी होगा बोलना, ऑप्शन नंबर सी होगा ए प्लस बी दोनों। आपका सही उत्तर क्या होगा, ए प्लस बी दोनों, अर्थात सी उत्तर आपका सही होगा। अब देखो मैं आपको और आगे कुछ बताना चाहता हूं, उन बातों को आप ध्यान पूर्वक सुने। यदि मैं आपसे ये कहूं कि भास धातु का अर्थ भाई हमारी समझ में आ गया, लेकिन मैं आप ये कहना चाह रहा हूं कि हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो किस भाषा का कर रहे हैं, तो आपका उत्तर होगा साहब हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो कर रहे हैं हिंदी भाषा का अध्ययन। हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी भाषा को लेकर के कितने सारे प्रश्न आपके सामने बन सकते हैं। देखो पहला शब्द यही है कि देखो भाई हम जानते हैं कि व्याकरण पढ़ रहे हैं, व्याकरण में कोई शब्द आता है तो उसका मतलब एक तरीके से पोस्टमार्टम करना, कैसे केस में प्रत्यय कौन सा है, उपसर्ग कौन सा है, मूल शब्द कौन सा है, इन सभी बातों को लेकर अगर हम चर्चा करें तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि पहली बात तो मुझे ये बताओ कि जो हिंदी शब्द है वो किस भाषा का शब्द होगा। पता है साहब हिंदी जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द होगा, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, आपका उत्तर होना चाहिए साहब ये जो शब्द होगा वो होगा फारसी भाषा का। अब आपने कहा कि भाई हम क्यों माने फारसी भाषा का होगा, इसका भी मैं प्रमाण दूंगा आपको। फारसी भाषा का ही क्यों होगा, अन्य भाषा का क्यों नहीं होगा, इस बात को भी लेकर मैं चर्चा करूंगा। अगर मैं बात करूं कि हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का है, लेकिन प्यारे मुझे बताओ कि हिंदी शब्द अगर फारसी भाषा का है तो हिंदी शब्द किन किन शब्दों से मिलके बना है, हिंदी शब्द किन किन शब्दों से मिलके बना है, तो आपका उत्तर होगा हिंदी शब्द में दो शब्द हैं हिंद प्लस ई, हिंद प्लस ई। अब प्रश्न है साहब हिंद और ई क्या क्या है, तो बता दूं मैं आपको अवगत करा दूं इस बात से कि हिंद जो है वो आपका मूल शब्द है। हिंद क्या है साहब, आपका मूल शब्द है, और ई जो होगा वो आपका प्रत्यय होगा। हिंद क्या है, मूल शब्द है, और प्रत्यय क्या होगा इसमें ई। आप जानते हैं बखूबी जानते होंगे कि उपसर्गों का जो प्रयोग होता है वो प्रारंभ में होता है और अंत में जिसका प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो हिंदी शब्द में अंत में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है और मूल शब्द क्या है यहाँ पर, हिंद। अब अगला प्रश्न मैं आपसे करता हूं कि हिंदी जो भाषा है, हिंदी भाषा की लिपि क्या होगी, हिंदी भाषा की लिपि क्या होगी, इसका उत्तर आप जल्दी से जल्दी बताएं साहब क्या हो सकती है। आप सभी को उत्तर आता है हिंदी भाषा की लिपि क्या होगी, आप कहेंगे साहब हिंदी भाषा की लिपि जो होगी वो होगी देवनागरी। क्या होगी साहब, देवनागरी। अब मेरी बात को समझते रहना आराम से। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ बातें हमें आती हैं लेकिन कुछ बातें हमें नहीं आती हैं, जो बात नहीं आती है उन्हीं को तो हमें सीखना है, इसीलिए तो हम बने हुए हैं। देखो अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई लिपि हमारी देवनागरी है, लिपि क्या होती है, पहला प्रश्न जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि भाषा क्या होती है, तो मुझे बताओ लिपि क्या होती है। आपने बहुत सारी भाषाओं की लिपियों को जाना होगा कि पंजाबी भाषा है उसकी लिपि गुरुमुखी है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी है, और संस्कृत भाषा भी देवनागरी में लिखी जाती है, अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, रोमन। ये लिपि होती क्या है इस बात को समझो। देखो मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो जैसे मैंने बोला ए, क्या बोला ए, फिर मैंने बोला ए, क्या मेरे बोलने में अंतर रहा, नहीं रहा ना। इसका मतलब यह है कि ध्वनि तो साम्य है, समान है। मैं आपसे फिर से कहूं कि भाई एक बात बताओ मुझे कि यहां पर जो ए है, यहां पर जो ए है
वो किस भाषा का वर्ण है? तो आप कहेंगे साहब ये जो ए है वो अंग्रेजी भाषा का वर्ण है, और यहां पर जो ए है वो आपका हिंदी भाषा का वर्ण है। आप कहेंगे साहब बिल्कुल ये बात तो हमें पहले से पता है, और मैंने आपको अभी बताया कि हिंदी की लिपि का नाम क्या होगा मेरे भाई? देवनागरी। हिंदी की जो लिपि है उसका नाम क्या है? देवनागरी। और यदि बात की जाए अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम क्या होगा, तो आपका उत्तर होगा साहब रोमन। क्या उत्तर होगा? रोमन। मेरी बात को ध्यान से समझना, जो लोग ये नहीं जानते कि भाषा और लिपि में क्या अंतर होता है, थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनना, मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूं, समझो। क्या अंग्रेजी लिपि है या भाषा है? तो आपका उत्तर क्या होगा? भाई अंग्रेजी भी भाषा है और हिंदी भी भाषा है। तो लिपियां क्या है? लिपि आपका देवनागरी है। तो हम यही तो पूछना चाह रहे हैं, लिपि होती क्या है, समझो, अंतर समझो इन दोनों में कि भाषा में और लिपि में क्या अंतर होता है। मुझे बताओ ये जो ए है वो किस भाषा का है? हिंदी भाषा का। क्या भाषा में लिखा जा सकता है? नहीं, भाषा में केवल कहा और बोला जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। लिखा किसमें जाता है? वो लिखा जाता है हमारा लिपियों में। अब लिपि कोई सी भी हो सकती है। अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम रोमन था, हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी था। तो मुझे एक बात बताओ, ये किसका वर्ण है? हिंदी का वर्ण है या देवनागरी का? हिंदी का वर्ण है या देवनागरी का? बताओ। ये कैसा प्रश्न कर लिया मैंने आपसे? मतलब ये हिंदी का वर्ण है या देवनागरी का? अरे भाई एक बात बताओ, हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का वर्ण है, लेकिन लिखा किसमें जा रहा है? देवनागरी में। ये जो वर्ण है अंग्रेजी भाषा का है, लिखा किसमें जा रहा है? रोमन में। इसका मतलब यह है कि भाषा तो हिंदी है और इसकी भाषा अंग्रेजी है, लेकिन इस वर्ण को लिखने के लिए मैंने किसका प्रयोग किया? तो आप कहेंगे मैंने एक लिपि का प्रयोग किया जिसका नाम क्या है? देवनागरी। और इस वर्ण, इसकी जो भाषा, इसकी जो लिपि है उसका नाम क्या है? रोमन। इसका मतलब यह है कि इसको लिखने के लिए, इस वाले ए को लिखने के लिए मैंने किसका प्रयोग किया? लिखने के लिए मैंने रोमन लिपि का प्रयोग किया। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि लिपि का प्रयोग किया, इसका मतलब यह है कि भाषा की बहुत सारी, किसी भी भाषा की बहुत सारी अपनी अपनी लिपियां होती है, मतलब बहुत सारी कहें, क्या कहें कि अन्य अनेक भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है। इसका मतलब यह है, एक प्रश्न हमारा ये तैयार होता है, क्या प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है? यस। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक भाषा की एक अपनी लिपि होती है। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, और देवनागरी में लिखा क्या गया है? ये वाला ए इस प्रकार से जो लिखा गया वो देवनागरी में लिखा गया है, और ये वाला ए जो लिखा गया है वो किसमें लिखा गया है? रोमन में। मैं आगे चर्चा करूं, मैं ये कहूं भाई क्या ये क्या लिखा है, तो आप कहेंगे साहब ये हमारे सामने तो आपने लिख दिया राम। फिर मैंने कहा ये क्या लिखा है, तो आप कहेंगे साहब ये भी राम लिखा है। अरे भाई ये भी राम है और ये भी राम है, बोलने में अंतर नहीं है, लिखने में अंतर है। लिखने में अंतर है, इसका मतलब ये है। अब मैं लिपि की परिभाषा कहना चाहूं तो लिपि की परिभाषा क्या कह सकता हूं? देखो, लिपि की परिभाषा के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि लिपि जो होती है, भाषा के क्या होते हैं? कुछ ना कुछ चिन्ह होते हैं। भाषा के कुछ ना कुछ चिन्ह होते हैं, और चिन्ह होते हैं, इसका मतलब हम चिन्ह को क्या प्रतीक कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं साहब, चिन्ह को हम क्या कह सकते हैं? प्रतीक। इसका मतलब बहुत सारे प्रतीक होंगे और बहुत सारे चिन्ह होंगे। तो भाषा के चिन्हों या प्रतीकों को लिखने का, प्रतीकों को लिखने का ढंग, लिखने का जो ढंग है या तरीका है, लिखने का ढंग या तरीका ही क्या कहलाता है मेरे भाई? तरीका ही आपका लिपि कहलाता है। इसका मतलब ये था कि ये जो ए है वो हिंदी भाषा का है, लिखा जिसमें जा रहा है वो क्या है? आपकी लिपि। और ये जो ए है वो अंग्रेजी भाषा का वर्ण है, परंतु लिखा किसमें जा रहा है? लिपि में। इसका मतलब ये है कि भाषा के जो चिन्ह हैं उन चिन्हों को किसी न किसी में लिखा जाएगा, और जिस प्रकार से लिखा जाएगा वही लिखने का ढंग या तरीका ही हमारा क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। यहां तक बात क्लियर है? चलें साहब आगे। देखो, अब मैं बात करना चाहूंगा अभी हिंदी को लेकर के। अभी हिंदी से और क्या प्रश्न बन सकते हैं, समझो। देखो, पहला प्रश्न आपसे मैंने कहा था कि हिंदी जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, तो आपने कहा था फारसी भाषा का शब्द है। मैंने कहा हिंदी शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है, तो आपने क्या कहा? आपने कहा साहब हिंदी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक नाम है हिंद और एक इसमें शब्दांश है प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? शब्दांश कौन सा है हमारा? ई। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हिंद हमारा मूल शब्द था, और मूल शब्द है इसका मतलब ये है
अगर ये मूल शब्द है तो ई क्या होगा, तो आप कहेंगे ई हमारा क्या होगा मेरे भाई, प्रत्यय होगा। क्या होगा, प्रत्यय होगा। अगर ये प्रत्यय होगा, इतनी बात तो हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन आगे के प्रश्न मैंने एक और प्रश्न पूछा था, अभी जाते जाते मैंने अभी एक और प्रश्न पूछा। क्या पूछा साहब, हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है। आपने खड़ाक से ना उत्तर दिया कि इसका जो उत्तर होगा वो होगा साहब देवनागरी। लेकिन अब मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं वो थोड़ा सा गहनता पूर्वक सुनने वाली बात है। देखो मैंने ये कहा कि हिंदी जो शब्द है, हिंदी जो शब्द है, हिंदी शब्द की मूलतः उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो आपने कहा था हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है, लेकिन फारसी भाषा का ही शब्द क्यों है, इस बात को समझते हैं। देखो मैंने कहा क्या आपने कभी सिंधु नदी का नाम सुना है, बिल्कुल सुना है साहब। सिंधु नदी का जब हमने नाम सुना तो मैं आपको बता दूं, ईरानी फारसी लोगों का जब यहाँ पर आना हुआ, किस लोगों का भाई, किन लोगों का, ईरानी फारसी लोगों का। ये लोग क्या कहते थे, ये लोग सा को क्या बोलते थे, हा बोलते थे। ये क्या बोलते थे साहब, सा को हा। क्या प्रमाण आप भी अब भी चाहिए, वर्तमान में चाहिए, बिल्कुल देंगे। देखो देखो एक शब्द है सप्ताह। सप्ताह का मतलब क्या होता है, सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन। क्या वर्तमान में क्या सप्ताह को हम हफ्ता बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। क्या हफ्ता होता है वास्तव में, क्या हफ्ता होता है, सप्ताह बराबर 7 दिन। हफ्ता बराबर क्या 8 दिन होते हैं कभी, सोमवार लौट के ही सोमवार आया था, क्या 8 दिन हो पाते हैं, नहीं। इसका मतलब यह है कि सही शब्द हमारा सप्ताह ही था। हफ्ता को 8 दिन जो हम समझते हैं वो हमारी बेवकूफी होगी कि हफ्ता में 8 दिन होते हैं, 8 दिन नहीं होते, केवल 7 दिन ही होते हैं। ये जो सा है, इस सा का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, हा के रूप में। अर्थात सा को हा कहने की परंपरा ईरानी फारसी लोगों के समय से ही चली आ रही है। देखो मैं कैसे यही समझाना चाह रहा था आपको कि जो सा शब्द था, सा था, इस सा को उन्होंने क्या बोला, इस सा को उन्होंने हा बोला। इसका मतलब बनने वाला जो शब्द हुआ वो क्या हुआ आपका, हिंदू। अब हिंदू शब्द हुआ भाई, धा को क्या बोलते थे दा, और सा को क्या बोलते थे, हा बोलते थे। अब मैं ये कहूं भाई हिंदू शब्द हुआ, तो हिंदू मतलब सिंधु, सिंधु के आसपास का जो स्थान था, हिंदू के आसपास का जो स्थान था वो क्या कहलाया। अरे भाई हिंदू के आसपास मतलब सिंधु, अरे हिंदू के आसपास का जो स्थान था क्या कहलाया, हिंदू प्लस स्थान बराबर हिंदुस्तान कहलाया। क्या कहलाया भाई, हिंदुस्तान कहलाया। मैंने आपसे कहा कि सिंधु शब्द को, सिंधु शब्द को उन्होंने क्या कहा, हिंदू कहा। अर्थात हिंदू एक नदी का ही तो नाम हुआ, और सिंधु मतलब हिंदू के आसपास का स्थान क्या लाया, हिंदुस्तान कहलाया। तो मुझे बताओ मेरे प्यारे कि हिंदुस्तान जो शब्द, हिंदुस्तान जो हुआ, हिंदुस्तान मतलब उसके आसपास का स्थान हो गया, तो हिंदुस्तानियों की भाषा क्या कहलाई। प्रश्न क्या है मेरा कि हिंदुस्तानियों की जो भाषा थी, हिंदुस्तानियों की जो भाषा थी वो क्या कहलाई, तो आपका उत्तर क्या होगा, हिंदुस्तानियों की जो भाषा थी वो आपकी कहलाई साहब हिंदी। क्या कहलाई, हिंदी। अब देखो यहां से प्रश्न कैसे बन सकता है, एक प्रश्न बनेगा और जानदार प्रश्न बनता है। कौन सा प्रश्न कि सिंधु शब्द इधर है, हिंदी शब्द इधर है। प्रश्न बनेगा साहब हिंदी की मूलतः उत्पत्ति, हिंदी शब्द की मूलतः उत्पत्ति, मूलतः उत्पत्ति, हिंदी शब्द की जो मूलतः उत्पत्ति हुई है वो किस शब्द से हुई है, तो आपका उत्तर क्या होगा, सिंधु शब्द से। देखो हिंदी को लेकर के मैंने 4 से 5 प्रश्नों की चर्चा की। कौन कौन से प्रश्न थे समझो। मैंने पहले कहा कि हिंदी जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का। इसका प्रमाण मैंने आपको यहां बताया कि सिंधु को उन्होंने क्या बोला था, हिंदू किन लोगों ने बोला, ईरानी फारसी लोगों ने। इसका मतलब यह है कि हिंदी की उत्पत्ति का जो मूलतः प्रमाण था हमारे पास सिंधु को लेकर था, और सिंधु को हिंदू किसने कहा था, ईरानी फारसी लोगों ने। इसका मतलब यह है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो मानी जाती है वो सिंधु शब्द से, और सिंधु को हिंदू कहने वाले व्यक्ति कौन थे, ईरानी फारसी लोग। बात क्लियर है यहां तक, चलें साहब आगे। इतनी बात समझ में आ रही होगी तो आगे मैं समझ सकता हूं कि आप इतनी बात समझ पा रहे होंगे। देखो मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं आगे क्या बात करने जा रहा हूं। देखो मैं आपको बता दूं जाते जाते पहले यहां से कि हिंदी की लिपि देवनागरी, हिंदी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनाए। कौन कौन से, हिंद प्लस ई। हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द की मूलतः उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, सिंधु शब्द से हुई है। और एक और प्रश्न, हिंदी शब्द, हिंदी शब्द तो सिंधु शब्द से हुई है, लेकिन हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो आपका उत्तर होगा संस्कृत भाषा से। किस भाषा से था, संस्कृत भाषा से। देखो हिंदी हमारी एक ऐसी भाषा है
जो संस्कृत भाषा के पश्चात आने वाली सभी भाषाओं के शब्दों को अपने साथ समागम करके चलती है। अब मैं आपसे ये कहूं कि भाई हिंदी शब्द के बारे में तो हमने चर्चा कर ली, लेकिन मैं आगे जो चर्चा करने जा रहा हूं वो क्या है। देखो, बात की जाए कि भाषा जो होती है, क्या होती है साहब, भाषा वो बहुत बड़े व्यापक रूप में होती है, और भाषा से छोटा क्षेत्र, भाषा से छोटा क्षेत्र जो होता है वो होता है मेरे भाई उपभाषा का। किसका होता है? उपभाषा का होता है। तो देखो, मैं भी बताऊंगा, धैर्य रखो, आपकी भाषा क्या होती है और उपभाषा क्या होती है सब बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे आप। मैंने कहा कि भाषा से छोटा क्षेत्र किसका है? उपभाषा का। और उपभाषा से छोटा क्षेत्र किसका है? तो आप कहेंगे साहब उपभाषा से छोटा क्षेत्र होता है आपका बोली का। मैंने फिर से कहा कि मुझे बताओ मेरे प्यारे कि हम जो भाषा पढ़ रहे हैं वो कौन सी भाषा है? तो आपका उत्तर क्या होगा? हम जो भाषा पढ़ रहे हैं वो हिंदी भाषा है। और हिंदी भाषा की कितनी उपभाषा? तो आपका उत्तर क्या होगा? सब 5 उपभाषा। 5 उपभाषाओं के बारे में थोड़ा सा धैर्य रखना होगा जानने के लिए। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उसको जानने से पहले आप इस बात को समझें कि 5 उपभाषाओं के अंतर्गत बोलियां भी होंगी। कितनी बोलियां हैं? तो आपका उत्तर होगा 18। देखो, 3 प्रकार के प्रश्न हैं, 2 सामान्यतः प्रश्न और 1 मुख्यतः प्रश्न है। 2 सामान्यतः प्रश्न कौन कौन से? देखो, हिंदी शब्द की, हिंदी जो भाषा है उसकी उपभाषाएं कितनी हैं? तो आपका उत्तर होगा 5। कितनी उपभाषाएं? 5 उपभाषा। दूसरा प्रश्न है कि हिंदी जो 5 उपभाषाएं, 5 उपभाषाओं की कितनी बोलियां हैं? तो आपका उत्तर होगा 18। लेकिन प्रश्न जो इंपोर्टेंट प्रश्न है वो ये बनता है, मैं आपको अवगत करा दूं, अभी उसमें यूपी टेट 23 जनवरी को जो पेपर हुआ उसमें भी पूछा गया था कि हिंदी जो शब्द, हिंदी जो भाषा है उसकी बोलियां कितनी हैं? हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा 18। कुछ लोगों के मन में अगर प्रश्न बन रहा हो कि 17 बोलियां हैं, तो मैं आपको अवगत करा दूं, एक नेपाली बोली जोड़ करके कितनी बोलियां हो जाती हैं? 18 बोलियां। अब ये 18 बोलियां हो गई, लेकिन प्रश्न जब जब 18 से बनता है, जब जब प्रश्न बोलियों से बनता है, तब एक प्रश्न जरूर बनता है, ऑप्शन जरूर होता है, वह होता है ऑप्शन में 22। कहने का मतलब यह है कि जब जब कभी पूछता है कि हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं, 18 तो हो गई ऑप्शन में, साथ में क्या होगा? 22 भी होगा। क्यों होगा इसको भी समझो। 22 क्या है? हमारी संविधान में भाषा। 22 क्या है मेरे भाई? संविधान में भाषा। अगर ये 22 हमारी संविधान में भाषाएं हैं, तो मुझे बताओ मेरे लाल कि अगर संविधान में जो भाषा 22 है, संविधान में भाषा कितनी है साहब? 22। अब प्रश्न मेरा फिर से है कि सर हम भूल गए एग्जाम हॉल में, तो हम क्या करेंगे भाई? बोलियां 18 होती हैं, भाषा 22 होती हैं, हम कैसे उस समय याद रख पाएंगे? तो कुछ नहीं करना, आपको हिंदी तो रटनी ही नहीं है। हिंदी को रट्टा नहीं मारना है, केवल समझना है, मेरा साथ देना है, मेरे साथ तक अंत तक चलना है, शिखर तक, शून्य से शिखर तक चलने का अगर आपके साथ हौसला है, आपके अंदर हौसला है, तो ये तय है कि जीत पक्की ही आपकी होगी। देखो, अब मैं कहता हूं कि भाई एक बात बताओ, बोली का क्षेत्र बड़ा होता है या भाषा का? तो आप कहेंगे साहब बोली का क्षेत्र तो छोटा होता है, भाषा का क्षेत्र कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है। जैसे कैसे होता है? जैसे ब्रज है, ब्रज एक बोली है, बुंदेली है, कन्नौजी है, ये सब क्या है? बोलियां हैं। खड़ी बोली क्या है? बोली है। लेकिन भाषा क्या है? किसकी बोलियां है साहब? तो आपका उत्तर क्या होगा? ये हमारी हिंदी की बोलियां हैं। इसका मतलब यह है कि हिंदी अकेले ही 10 राज्यों में बोली जाती है, और बोलियों का जो क्षेत्र होता है एक सीमित होता है, अर्थात निश्चित होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि बोलियां सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती हैं, और भाषा का व्यापक क्षेत्र होता है, अर्थात विस्तृत क्षेत्र होता है, अर्थात बहुत बड़ा क्षेत्र जिसका होता है वह भाषा कहलाती है। तो मैं ये कहूं कि 10 राज्यों में बोली जाती है वो क्या है? आपका भाषा। और जो छोटे रूप में बोली जाती है उसका नाम क्या है? बोली। लेकिन मैं आपको अभी बता रहा था कि हम कैसे याद रख पाएंगे? 18 बोलियां होती हैं और 22 भाषाएं होती हैं, हम उस समय कृष्ण को कैसे याद रख पाएंगे? समझो, बोली छोटी होती है ना, बोली का क्षेत्र अगर छोटा होता है तो 18 और 22 दो ऑप्शन है मेरे सामने। क्या है? 2 ऑप्शन है, 18 और 22। और मुझे तय करना है कि बोलियां 22 होती हैं या 18 होती हैं। तो समझो, संख्या 18 बड़ी है या 22? तो आप कहेंगे तो 22 बड़ी है। तो ये बताओ, भाषा बड़ी होती है या बोली? तो आप कहेंगे साहब भाषा बड़ी होती है। तो बड़ी को बड़ी से मिलाओ और उत्तर जल्दी से जल्दी पाओ। भाषा जो है वो आपकी 22 है, बचा गया छोटा क्षेत्र जिसका होता है उसे हम बोलते हैं बोली। अर्थात मैं कह सकता हूं कि बोलियों की जो संख्या है वो कितनी है? आपकी 18। इस बात को अगर आपने समझ लिया हो तो मैं आगे चलने का प्रयास करता हूं। देखो आगे क्या बात है,
आगे समझते हैं। देखो मैंने आपसे कहा कि हमारे भारत में कुछ ना कुछ बोलियां अवश्य बोली जाती हैं। तो भारत में जो बोलियां बोली जाती हैं, देखो मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर चलूंगा जो आपको आते हैं या नहीं आते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आते हैं तो अच्छी बात है और नहीं आते तो और अच्छी बात है, क्योंकि जब मेमोरी हमारी खाली होती है ना तो डाउनलोडिंग जल्दी होती है, ये तो आपको पता है ना। चलो देखते हैं भारत में जो बोलियां हैं वो कितनी बोली आती हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये है, और दूसरा प्रश्न आपके सामने क्या है कि विश्व में, किसमें साहब, विश्व में जो भाषाएं हैं, विश्व में जो भाषाएं हैं वो कितनी भाषाएं हैं, इसका उत्तर आपको देना है। तो विश्व में जो भाषाएं हैं वो कितनी हैं, और भारत में जो बोलियां बोली जाती हैं वो कितनी बोलियां बोली जाती हैं, इस बात को समझें। देखो भारत बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, इसका मतलब एक भाषा की बहुत सारी बोलियां होती हैं, एक भाषा की बहुत सारी बोलियां होती हैं। कुछ लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि साहब उत्तर आ रहा होगा कि भारत में बोलियां बोली जाती हैं 18 बोली जाती है। अरे मेरे लाल 18 केवल और केवल हिंदी की थी, ना कि भारत की। भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। उन सभी भाषाओं में अगर बात की जाए कि भारत में कितनी बोलियां होंगी, तो आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर होगा लगभग लगभग कितना उत्तर होगा, 650 बोलियां। कितना बोलियां साहब, कितनी बोलियां होंगी, आपका उत्तर होगा 650 बोलियां। फिर से मैंने प्रश्न किया कि बताओ विश्व में जो भाषाएं हैं वो कितनी बोली जाती हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा, लगभग लगभग 3000 भाषाएं, लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। कहां पर, पूरे विश्व में। अब देखो हालांकि मानक जो रूप है वो 3000 ही है। प्रश्नों में जब जब प्रश्न एग्जामिनर पूछता है तो आपका उत्तर क्या होता है, 3000। लेकिन इसकी संख्या कुछ और ज्यादा है, लगभग 6809 के आसपास कुछ इसकी संख्या रहती है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि लगभग 6809, लगभग 700 मान लिया, 7000 मान लिया जाए, 7000 में से केवल आपने उत्तर में 3000 ही क्यों लिखा, बाकी क्या इतना बड़ा अंतर हो सकता है भाषाओं में? बिल्कुल, देखो कैसे। जैसे मैंने कहा कि जैसे दो क्षेत्र हैं, एक बड़ा क्षेत्र मान लिया, इसके अंदर दो क्षेत्र हैं, माना ये आपका ए है तो ये आपका बी है। माना इसमें कभी अकाल सूखा कुछ पड़ा और यहाँ के कुछ लोगों ने तय किया कि हम बी में जाने का प्रयास करेंगे, मतलब बी में जा रहे हैं। माना यहाँ पर जो बोलियां बोली जाती हैं, भाषाएं हैं, वो उनकी संख्या है 10, और यहाँ भी बोलियों भाषाओं की संख्या कितनी है, 10। मेरी बात को ध्यान समझना, केवल मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कहा क्या इसमें जो लगभग शब्द लगा हुआ है, लगभग क्या लगभग लगना चाहिए? जब हमारे पास प्रॉपर संख्या है तो हमने लगभग का प्रयोग क्यों किया? पहली बात यह कि अगर हमारे पास प्रॉपर संख्या है किसी चीज की तो हमने लगभग का प्रयोग क्यों किया, इसको भी समझते इसी के साथ। देखो जैसे माना ए नाम का कोई राज्य है या बी नाम का कोई क्षेत्र है, उसमें अगर ए में अगर कभी अकाल पड़ जाता है या, तो वो लोग कहां चले जाते हैं, बी में। मान लिया 5 भाषाओं को बोलने वाले या 5 बोलियों को बोलने वाले लोग इधर चले गए, कितनी संख्या होगी इधर, तो आप कहेंगे साहब इधर जो संख्या होगी 15 हो गई और इधर जो संख्या होगी वो होगी 5। लेकिन हो सकता है कि अकाल बंद हो जाए, अकाल मतलब खत्म हो जाए, बाढ़ का प्रभाव या प्रकोप खत्म हो जाए, तो हो सकता है इन 5 में से 3 लोग वापस आने का मन बनाए, और हो सकता है ना भी मन बनाए, ये भी हो सकता है कि 2 मन बनाए। इसका मतलब यह है कि बोलियां जो हैं, बोलियां और भाषाएं आसपास के क्षेत्रों में घटती बढ़ती रहती हैं। घटती बढ़ती रहने का मतलब यह है कि आप ये नहीं कह सकते कि इस क्षेत्र में इतने दूर तक है या इतने किलोमीटर के अंदर अंदर ही हमारी भाषा या बोली बोली जाती है। क्यों? क्योंकि एक रूप ऐसा भी होता है कि इधर जो बोली बोली जाती है और इधर जो बोली बोली जाती है, इनका एक मिश्रित रूप भी होता है। मिश्रित रूप का मतलब है कि एक क्षेत्र वो भी होगा, बॉर्डर का क्षेत्र, जहां के लोग ए को भी जानते होंगे और बी को भी जानते होंगे। इसका मतलब ए और बी अलग अलग है, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है मिश्रित वाला जिसमें ए और बी दोनों को जानने वाले व्यक्ति रहते हैं। समझो, अब मैं आपसे ये कहता हूं, देखो इस बात को मैं हटाता हूं, इसमें कोई ज्यादा खास नहीं था, बस मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि लगभग क्यों लगाया। इसका मतलब ये है कि भाषाएं और बोलियां घटती बढ़ती रहती हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। और 6809, बाद में अभी कुछ देर पहले कह रहा था कि लगभग 7000 भाषाएं हैं, उन 7000 में से मैंने यहाँ पर 3000 ही क्यों रखा? यहाँ रखने का कारण ये है कि ये भाषाओं का मानक रूप है, मतलब मानक संख्या है। मानक संख्या का मतलब है कि जो विद्वानों ने वर्गीकरण किया है उन सभी भाषाओं में, जो सभी भाषाओं में लगभग ऐसे लोग
जिनको बोलने वालों की संख्या 1 लाख से ऊपर है, 1 लाख से प्लस है, उन सभी लोगों को अर्थात उन सभी भाषाओं को भाषा की कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति या कोई भाषा ऐसी है कि जिनको बोलने वालों की संख्या 1 लाख से कम है, वह भाषा की श्रेणी में नहीं आएगी। मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि बहुत सारी भाषाएं, लगभग 3, साढ़े 3, 4 हजार भाषाएं ऐसी हैं जो भाषा की कैटेगरी में नहीं आती हैं, अर्थात मानक जो संख्या है वो आपका उत्तर क्या होगा, तो आप कहेंगे साहब 3000 होगा। अब देखो, अब यहां से जो मजेदार प्रश्न बनने वाला है वो क्या है, इसको ध्यानपूर्वक सुने। देखो, मैंने आपसे कहा कि किसी भी परिवार में, किसी भी परिवार का एक बच्चा अगर स्कूल जाता है, कोचिंग जाता है, कहीं भी जाता है, हो सकता है उसी परिवार से 2 से 4 बच्चे भी स्कूल जाते हो, ऐसा भी हो सकता है। एक परिवार से किसी भी कुछ बच्चों की आने वालों की संख्या 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। उन सभी का संबंध किससे है, तो आपका उत्तर होगा उन सभी का संबंध अपने परिवार से है। जिस प्रकार से उन सभी बच्चों का संबंध अपने परिवार से है, उसी प्रकार से भाषाओं का भी एक परिवार होता है। भाषाओं का भी एक परिवार है जो क्या कहलाता है, तो मैं विश्व की बात कर रहा हूं। भाषाओं का भी एक परिवार है जो क्या कहलाता है मेरे भाई, भाषा परिवार। क्या कहलाता है साहब, भाषा परिवार कहलाता है। अब ये भाषा परिवार कहलाता है, तो मेरी बात को ध्यान से सुने। जब मैंने आपको संख्या 3000 बताई, तो आपके मन में अगला प्रश्न क्या होना चाहिए। देखो, मैंने आपको प्रारंभिक में ही कहा, प्रारंभ में कह दिया था कि आपकी जहन में उत्तर प्रश्न नहीं बनेंगे, लेकिन मैं आपको बताता रहूंगा कि आपका अगला प्रश्न क्या पूछना चाहिए मुझसे। देखो, अगर आपका अगला प्रश्न होना चाहिए कि सर एक बात बताओ, अगर 3000 हमारी भाषाएं एक निश्चित हो गई, तो भाई भाषा परिवारों की भी कुछ संख्या रही होगी ना। क्या संख्या रही होगी, समझो। भाषा परिवारों की संख्या की बात की जाए तो पहली बात, हम विश्व की बात कर रहे हैं, विश्व में भाषाएं थी, तो पहला प्रश्न है आपका कि विश्व में, किसमें साहब, विश्व में जो भाषाएं, भाषा परिवार हैं, विश्व में क्या है साहब, विश्व में जो भाषा परिवार हैं उनकी संख्या कितनी है। क्या है साहब, विश्व में जो भाषा परिवार हैं उनकी संख्या कितनी है। देखो साहब, एक बार ये आपको उत्तर बताना है, और फिर अगला प्रश्न क्या बताना है, अगला प्रश्न आपको ये बताना है कि अगर विश्व में है तो अगला प्रश्न ये भी होगा, भाई विश्व का तो हो गया, तो भाई भारत में भी कुछ बोलियां रही होंगी, भाषा रही होंगी, और कुछ भाषा परिवार ही रहे होंगे। तो अगला प्रश्न ये है कि विश्व का तो हो गया मेरे भाई। अब आपका प्रश्न उठना चाहिए कि बताओ साहब, भारत में, पहला क्या था विश्व में, लेकिन अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि भारत में जो भाषा परिवार है, भारत में क्या है साहब, जो भाषा परिवार हैं उनकी संख्या कितनी है। तो आपके जहन में उत्तर तुरंत आ जाना चाहिए। अगर आता है तो अच्छी बात, ना तो मैं तो बताता ही। देखो, एक बार विश्व में जो भाषा परिवार हैं उनकी संख्या है 12, लेकिन अकेला भारत, समझ पा रहे, इतने बड़े विश्व में अकेला भारत इन 12 भाषा परिवार में से 4 भाषा परिवार अपने पास रखता है। 4 के 4 भाषा परिवार किसके पास हैं, भारत के पास हैं। अब देखो प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न ये बनेगा, पहला प्रश्न कि विश्व में भाषा परिवारों की संख्या। प्रश्न विश्व में लगभग अगर एक प्रश्न ये बनता है तो सबसे ज्यादा प्रश्न बनने वालों की जो संख्या होगी वो कहां से होगी, भारत से। भारत में कितने भाषा परिवार हैं, आपका उत्तर होगा 4। अगला प्रश्न होगा निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परिवार भारत का नहीं है। आपके ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, 4 बहुत सारे के 4 ही होंगे। 4 ऑप्शन में से 3 तो होंगे भारत के, और एक कहीं नाम बना भी सकता है एग्जामिनर खुद से मिलता जुलता नाम, या फिर हो सकता है कि विश्व का कोई भाषा परिवार उठा के रख दे। लेकिन हमें जो अध्ययन करना है वो किसका करना है, भारत में भाषा परिवार का। अगला प्रश्न ये भी बन सकता है कि भारत में जो भाषा परिवार में सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, सबसे छोटा भाषा परिवार कौन सा है। भैया अगर सबसे बड़ा है तो उसकी कुछ परसेंटेज भी होगी, कितने % लोग उसके अंतर्गत आने वाली भाषाओं को बोलते हैं, और जो सबसे छोटा भाषा परिवार है उसके अंतर्गत आने वाली जो भाषा है उस भाषा को कितने % लोग बोलते हैं, या सबसे छोटा वाला जो भाषा परिवार है उसको बोलने वालों की परसेंटेज कितनी है। ऐसे करके ढेर सारे प्रश्न आपके सामने होंगे। देखो, मैं बात करता हूं भारत में भाषा परिवारों की। भारत में भाषा परिवारों की अगर बात करूं तो मेरा प्रश्न है कि साहब भारत में जो भाषा परिवार है, भारत में भाषा परिवार की संख्या तो आपकी 4 होगी, लेकिन भारत में भाषा परिवार हैं कौन कौन से, ये तो मुझे जानना ही था ना। अब देखो, मैंने कहा भारत में जो भाषा परिवार होंगे वो क्या होंगे साहब आपके, वो होंगे, उनकी संख्या हो जाएगी आपकी 4। कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 4। लेकिन 4 होगी कौन कौन सी, जल्दी हो रही है क्या बताने को, कोई बात नहीं, धैर्यपूर्वक सुने और अपने मन को फिर शांति दें। कैसे, देखो मैंने कहा कि
एक जो भाषा प्रवार है, नंबर 1 की बात करूं, सबसे पहला भाषा प्रवार अगर मैं बात करूं, हम हिंदी को बोलते हैं इसलिए कि भारोपीय भाषा परिवार। एक भाषा परिवार कौन सा है मेरे भाई? भारोपीय भाषा परिवार। नंबर 2 की अगर बात की जाए, नंबर 2 पे आता है आपका कौन सा? द्रविड़। नंबर 2 पे कौन सा हो जाएगा? द्रविड़ भाषा परिवार। पहला कौन सा था आपका? भारोपीय। नंबर 2 की बात करें तो कौन सा हो जाएगा आपका? द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ के बाद अगर बात की जाए नंबर 3 की, नंबर 3 पे मैं लिखना चाहूंगा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। कौन सा है साहब? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। ये नंबर 3 पे अगर मैं लिख दूं कि ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं नंबर 4 पे, नंबर 4 पे अगर मैं बात करूं तो कौन सा भाषा परिवार आता है? तो आपका उत्तर होगा सर यहाँ पे तो चीनी तिब्बती भाषा परिवार आता है। कौन सा आता है? चीनी तिब्बती भाषा परिवार। चीनी तिब्बती भाषा परिवार हमारा चौथा हो गया। अब मैं आपसे पूछूं भाई, क्या 4 भाषा परिवारों के नाम आपको याद हो गए? बहुत जल्दी आपने कह दिया कि याद हो गए। ऐसे कैसे हो सकते हैं? याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो देखो समझते हैं। भारूपीय का संबंध हमारी हिंदी भाषा से, इसके लिए हम इसको तो कदापि नहीं बोल सकते भाई, क्योंकि भारूपीय भाषा परिवार में हमारी जो भाषा आती है उसका नाम है हिंदी। इसलिए भारूपीय तो आपको नाम याद रखना ही रखना है, चाहे तीनों भूल जाना, लेकिन भारूपीय को कदापि नहीं भूलना। देखो, द्रविड़ का मतलब है साहब दक्षिण। मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा, अभी तो मैंने केवल आपको केवल भाषा परिवार बताया, मैंने आपको ये नहीं बताया कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, या कुछ नहीं बताया, मैं अभी बताऊंगा। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। द्रविड़ भाषा परिवार आपका दूसरे नंबर का हो गया। तीसरे नंबर की बात की जाए ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, और नंबर चौथे की बात कर रहा था मैं, कौन सा? चीनी तिब्बती। समझते हैं इनकी भाषाओं में कौन कौन सी भाषा आती है। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे पहले अगर भाषा की बात की जाए तो हम जो पढ़ रहे हैं वो सब पढ़ रहे हैं हिंदी। हिंदी भाषा किस भाषा परिवार की भाषा है? तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा भारोपीय भाषा परिवार की भाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी इसकी है साहब। और कौन सी भाषा है? तो आपका उत्तर होगा साहब संस्कृत भी इसी की है। संस्कृत इसकी है। तो मुझे बताओ क्या मराठी किसकी है साहब? मराठी। तो आपको साहब मराठी भी इसी की है। और कौन सी है? मराठी के बाद क्या अंग्रेजी भी आती है? बिल्कुल साहब, अंग्रेजी भी इसी में आती है। इस बात को आप समझे कि अधिकतर उत्तर भारत की जितनी भाषाएं हैं वो किस भाषा परिवार से संबंध रखती हैं? तो आपका उत्तर होगा कि वह संबंध रखती हैं भारोपीय भाषा परिवार से। किस भाषा परिवार से? भारोपीय भाषा परिवार से। अगला प्रश्न, द्रविड़ भाषा परिवार को लेके मैं बात कर रहा हूं। द्रविड़ का मतलब क्या है? द्रविड़ का मतलब है दक्षिण। दक्षिण कहें तो साउथ। द्रविड़ बराबर दक्षिण था। द्रविड़ बराबर क्या था? दक्षिण। दक्षिण कहें तो साउथ। तो आप समझते होंगे भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है, मतलब नीचे वाला जो क्षेत्र है भारत का, वो दक्षिण का भाग है। अर्थात मैं कह सकता हूँ कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आप कहेंगे साहब इतना तो मैं पता है कि वहां जो बोली जाती है कौन कौन सी। एक तो तमिल बोली जाती है, तमिल के साथ और कौन कौन सी बोली जाती है? तमिल के साथ तेलुगु भी बोली जाती है। तेलुगु बोली जाती है, बिल्कुल बोली जाती है साहब। इसके बाद कन्नड़ भी बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है। उसके बाद कौन सी बोली जाती है साहब? एक और बोली जाती है जिसका नाम है मलयालम। क्या नाम है साहब? मलयालम। लेकिन मैं अब आपको एक और जानदार प्रश्न बताने वाला हूं। आपसे प्रश्न पूछ ले जीएस में कि बताओ मलयालम भाषा किस राज्य की भाषा है? ये आपसे प्रश्न पूछ ले कि केरल राज्य की भाषा का नाम बताइए, तो आपका उत्तर क्या होगा? इस बात को ध्यानपूर्वक सुने। आपको करना कुछ नहीं, केवल समझना। देखो, तमिल शब्द से आपको क्या झलकता है? तमिल से आप कहेंगे साहब ये तो तमिलनाडु की होगी। किसकी होगी? तमिलनाडु की होगी। कौन सी भाषा होगी साहब तमिलनाडु की? तमिल होगी। अभी याद करा दूंगा, बिल्कुल, आपको रट्टा तो मारना ही नहीं है। तेलुगु, आप कहेंगे तेलुगु, तेलुगु तो तेलंगाना लग रही है भाई। अगर तेलुगु तेलंगाना लग रही है तो मुझे बताओ क्या तेलंगाना किसी राज्य से कट के अलग हुआ है? बिल्कुल हुआ है। किस राज्य से? तो आप कहेंगे साहब आंध्र प्रदेश से अलग तो हुआ है। अगर आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तो क्या आंध्र प्रदेश में क्या तेलुगु नहीं बोली जाती होगी? रे साहब बिल्कुल बोली जाती होगी, तेलुगु बोली जाती होगी ना। इसका मतलब आंध्र प्रदेश और तेलुगु में, तेलंगाना में जो भाषा बोली जाती है उसका नाम क्या है? आप कहेंगे साहब उसका नाम है तेलुगु। अब बात आई भाई, हमने तमिलनाडु को भी पढ़ लिया, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। तो मुझे बताओ कन्नड़ और मलयालम, दो ऑप्शन आपके सामने, कौन से राज्य को किससे मिलाना है? तो कन्नड़ को आप सुनते हैं आप कहेंगे साहब कन्नड़ ये तो कर्नाटक से मिल रहा है कुछ कुछ नाम। तो बिल्कुल आपको नाम ही मिला देना है। कन्नड़ की जो भाषा होगी वह कौन सी होगी? कौन सी? कन्नड़ की जो कन्नड़ जो भाषा होगी वह किस राज्य की भाषा होगी? कर्नाटक की। बचा कौन सा राज्य? तो आप कहेंगे साहब केरल ही बचा। केरल बचा, बिल्कुल साहब। केरल में जो बोली जाती है उसका नाम क्या है? मलयालम। पहला प्रश्न क्या था कि तमिल किस राज्य की भाषा है?
तो आपका उत्तर था तमिलनाडु। तेलुगु किस राज्य की भाषा है? तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश की। बात की है कन्नड़ कहाँ की भाषा है? तो कर्नाटक की। और बात की है मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो आपका उत्तर क्या होगा साहब? केरल राज्य की भाषा का नाम मलयालम है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। एक बार मेरे साथ बोलेंगे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तमिल किससे हो गया? तमिलनाडु। तेलुगु तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और कर्नाटक का संबंध किससे हो गया? कन्नड़ से। और मलयालम का संबंध किससे हो गया? केरल से। लेकिन अब जो आगे बात हम सुनने जा रहे हैं वो भाषा क्या है? देखो, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत एक भाषा आती है जिसका उल्लेख संविधान में, संवैधानिक भाषा भी है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है साहब संथाली। क्या नाम है मेरे भाई? संथाली। ये जो संथाली भाषा है किसकी भाषा है? किस राज्य की भाषा है? इसको मैं आपको बता दूंगा। ये मुख्यतः झारखंड के आसपास बोली जाती है, झारखंड की भाषा है। और आपके पश्चिम बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि भाई एक निश्चित सीमा होगी। भाषा और बोलियों का एक निश्चित नहीं होता है। मतलब ये नहीं कह सकते साहब अच्छा ये बस इसी नदी तक बोली जाएगी, इसके नदी के पार हम नहीं बोल सकते इसको। अरे बिल्कुल बोलते होंगे यार, बॉर्डर पे तो बोलते होंगे ना, उस क्षेत्र के लोग बोलते होंगे। इसलिए मैं आपसे ये कहूं कि ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली भाषा का नाम क्या है? संथाली। मुझे बताओ संथाली कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो आपका उत्तर होगा साहब संथाली जो बोली जाती है कहाँ? मुख्यतः झारखंड में। मुख्यतः कहाँ बोली जाती है मेरे भाई? झारखंड में बोली जाती है। झारखंड के साथ में कहूँ उड़ीसा में बोली जाती है। बिल्कुल साहब, इससे सटा हुआ क्षेत्र इसलिए उड़ीसा में बोली जाती है। क्या इससे सटा हुआ क्षेत्र पश्चिम बंगाल भी है? बिल्कुल साहब, पश्चिम बंगाल भी है। और असम की तरफ भी इसका क्षेत्र बढ़ जाता है। हालांकि मैं ये कहूँ सिंपल शब्दों में कि आपको इतना बताना है कि संथाली जो भाषा है वो किस भाषा परिवार से संबंध रखती है? तो आपका उत्तर क्या होगा? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंध रखने वाली भाषा का नाम है संथाली। अब देखो अगला प्रश्न एक और बचा है कि बताओ मेरे लाल, यहाँ पर चीनी तिब्बती जो भाषा परिवार है, चीनी तिब्बती नाम सुनने से लग रहा होगा चीन के आसपास से सीमा सटा रहे होंगे। चीनी तिब्बती भाषा परिवार जो भाषा इसके अंतर्गत आने वाली जो भाषा है उसका नाम क्या है? तो आपका उत्तर होगा इसके अंतर्गत आने वाली जो भाषा है उसका नाम है साहब चीनी मंदारिन। और ध्यान रखना मेरे लाल, यहाँ पे चीनी मंदारिन जो भाषा है, चीनी मंदारिन वही भाषा है जो विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से जो एक भाषा है उसका नाम है चीनी मंदारिन। कभी अंग्रेजी टॉप पे रहती है तो कभी चीनी मंदारिन टॉप पे रहती है, और हमेशा लगभग दूसरे तीसरे पर आपकी हिंदी की बात होती रहती है। लेकिन बाद में यहीं तक नहीं रोकूंगा बात, तो अभी आगे बढ़ाऊंगा ना, क्योंकि मैंने आपको ये बताया भाई संथाली किस राज्य में बोली जाती है और किस किस क्षेत्र में बोली जा रही है। तो आपको ये लग रहा होगा भाई ये तो चीन में बोली जा रही है, ऐसा नहीं है। देखो चीन में नहीं बोली जा रही है, लेकिन ये बोली कहाँ आ रही है? आपने कभी जीएस में सेवन सिस्टरों के नाम सुने हैं? पूर्वोत्तर भारत के जितने राज्य हैं वो सभी सेवन सिस्टर में, लगभग 7 राज्य हैं, वो सभी किसमें आते हैं? सेवन सिस्टर में। कौन कौन से हैं? देखो एक राज्य की बात करूं तो आप कहेंगे साहब एक राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा नाम है साहब? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद अगर बात की जाए तो एक और राज्य है जिसका नाम है नागालैंड। क्या नाम है साहब? नागालैंड। नागालैंड के बाद अगर बात की जाए तो आप कहेंगे साहब एक और राज्य आता है मिजोरम। बिल्कुल आता है। मिजोरम के बाद और भी कोई आता है? हाँ, इधर तो और भी राज्य साहब, मणिपुर भी राज्य है। मणिपुर के साथ और भी कोई राज्य है? बिल्कुल। अरे मैंने 7 बताए हैं मेरे लाल, 7 बताऊंगा आपको। और कौन सा रह गया? असम भी है क्या? बिल्कुल है असम। क्या मेघालय भी इधर आता है? बिल्कुल आता है साहब, मेघालय भी इधर आता है। और कौन सा रह गया? त्रिपुरा भी रह गया क्या? ओहो, त्रिपुरा भी रह गया। लो साहब त्रिपुरा भी लिख दिया। कितने राज्य हो गए एक बार गिनना मेरे लाल, गिनो। देखो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, 3 4 5 6 7 राज्य तो ऐसे हैं जो पूर्वोत्तर भारत के हैं। लेकिन म्यांमार के साथ भी अपनी सीमा रखते हैं कुछ राज्य इसमें, और कुछ अपनी चीन के साथ भी। देखो लेकिन इसमें एक राज्य है जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम सेवन सिस्टरों में नहीं आता, फिर भी ये चीन से सीमा रखता है, इस कारण से ये इस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब ये इस क्षेत्र में भी चीनी मंदारिन का प्रयोग किया जाता है। अब देखो आपसे कभी राज्यों के नाम नहीं पूछेगा कि किस क्षेत्र में या किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जा रही है, कौन सी बोली बोली जा रही है, कौन सा मतलब किस राज्य में क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका, ये तो आप समझ पा रहे हो। लेकिन कौन सी मेघालय में क्या चीनी मंदारिन बोली जा रही है, ऐसा कभी प्रश्न नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। बस इतना सा प्रश्न बनेगा कि चीनी मंदारिन जो है वो किस भाषा परिवार से संबंध रखती है। तो आपका उत्तर क्या होगा साहब? चीनी तिब्बती भाषा परिवार से। अब देखो अब यहां तक तो आपने चर्चा सुन ली होगी। अब थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। क्यों? जब हम किसी भी बात को सुनते हैं या किसी बात को नए रूप से पढ़ते हैं, या हमने कोई किसी बात को पहली बार पढ़ा, हो सकता है शायद वो हमें कठिन लग रही हो, वो सब बातें हमें कठिन लग रही हो, लेकिन आपको धैर्य ही बनाना है।
अगर आप धैर्य बनाए रखें तो वही आपकी सफलता की कुंजी है। इस बात को समझें कि मैंने आपसे कहा कि भारोपी, अभी तो मैंने केवल भाषाएं बताई हैं, अभी मैंने केवल क्या बताई है, भाषा बताई है। अभी आपको ये नहीं बताया कि कौन सा भाषा परिवार सबसे बड़ा है और कौन सा भाषा परिवार सबसे छोटा है और किस भाषा परिवार की परसेंटेज कितनी है, ये भी नहीं बताया। समझो, बात की है परसेंटेज की, तो मैं आपको अवगत करा दूं 73% लोग ऐसे हैं जो भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली भाषाओं को बोलते हैं। क्या समझ पाए मेरी बात को? मैंने कहा कि ऐसे इतने लोग हैं, कितने? 73%, 73% लोग ऐसे हैं जो इन सभी भाषाओं को बोलते हैं। लेकिन बात की है साहब द्रविड़ की, द्रविड़ में कितने ऐसे परसेंट लोग हैं? तो देखो 25% लोग ऐसे हैं जो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली भाषाओं को बोलते हैं। अब अगली बात की है साहब ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में 1.3%, 1.3, 1.3% लोग ही क्या बोलते हैं साहब, इसके अंतर्गत आने वाली भाषाओं को बोलते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो बची है आपकी कौन सी, चीनी तिब्बती, चौथी नंबर की, वो चौथी नंबर की जो बची है उसका परसेंटेज का एरिया कितना है? तो मैं आपको बता दूं 0.7%। आपके मन में प्रश्न बनना होगा सर इतने राज्य उसमें 0.7% कैसे बोली जा सकती है? भाई सबसे ज्यादा तो यहां पर होनी चाहिए ना चीनी बंदर। नहीं मेरे लाल, मैंने आपसे कहा था कि हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो भारत में भाषा परिवार का अध्ययन कर रहे हैं, ना कि विश्व की भाषा परिवार का। अर्थात मैं कह सकता हूं कि भारत में कितने परसेंट लोग इसको बोलते हैं, तो आप कहेंगे 0.7% लोग। अब देखो दो प्रश्न और रह गए, कौन कौन से, कि सबसे बड़ा भाषा परिवार और सबसे छोटा भाषा परिवार कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं, अब आप बता पाएंगे कि सबसे बड़ा भाषा परिवार, सबसे बड़ा भाषा परिवार जो है वो कौन सा है आपका? तो आपका उत्तर होगा साहब भारोपियम। और सबसे छोटा भाषा परिवार जो होगा, सबसे छोटा भाषा परिवार जो होगा, सबसे छोटा भाषा परिवार जो होगा वो क्या होगा आपका? तो आपका उत्तर होगा चीनी तिब्बती भाषा परिवार। अब मैं आपको एक और प्रश्न देता हूं, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है और आपको जवाब देना है उसका। प्रश्न थोड़ा ध्यान से सुनना, जहां से भी हो सके, चाहे पुस्तकों से चाहे किसी अन्य माध्यम से, जहां से भी हो सके वहां से आप ढूंढेंगे और मुझे इसका जवाब देंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न को सुने। प्रश्न ये है मेरे भाई कि भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत ये सारी भाषाएं आती हैं और एक भाषा है इसमें जिसका नाम क्या है? अंग्रेजी। कौन सी भाषा है? अंग्रेजी। आप जाएंगे नागालैंड में, नागालैंड की भाषा आप नागा बोलते हैं। मेघालय, मिजोरम की भाषा का नाम मिजो है, वहां पर अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग होता है। आप जैसे तमिलनाडु गए, तमिलनाडु में आप तमिल नहीं जानते तो आप अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। आप कभी उड़ीसा गए, उड़िया नहीं जानते, वहां से लोग हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं, अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, हो जाएगा, चल जाएगा काम। मेघालय गए, किसी भी ऐसे राज्य में जो हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है, ऐसे राज्यों में अगर आप अंग्रेजी में बात कर पा रहे हैं तो आप वहां पर काम चला पाएंगे। तो मुझे बताओ, अगर पूरे भारतवर्ष भर अंग्रेजी भाषा का आधिपत्य है, अर्थात अधिकार है, पूरे भारतवर्ष में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, तो मैंने या विद्वानों ने अंग्रेजी भाषा को भारोपीय भाषा परिवार में ही क्यों रखा, अन्य भाषा परिवार में क्यों नहीं रखा? ये आपको इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देना है। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। और आपके अगर मन में कोई प्रश्न रहा नहीं होगा, लगभग मैं सोचता हूं कि कोई ऐसा प्रश्न नहीं रहा होगा, अगर कोई प्रश्न रहता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसका उत्तर आपको बखूबी दिया जाएगा। धन्यवाद।